माइग्रेशन बहुत लंबे समय से जारी है। मुझे याद है एक बार प्रसन्न चौधरी जो बड़े विद्वान हैं, यहाँ बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, तो उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल है। हमने कहा इतने सारे लोग दुख तकलीफ में आते जाते हैं, तो बोले कि पूरी दुनिया का इतिहास है, दुख तकलीफ तो है, लेकिन लोगों की आवाजाही रहती है और बहुत कुछ वो लेके जाते हैं। फिर वहाँ जो पहले से मौजूद होता है उसके साथ समन्वय होता है, कुछ नया बनता है। तो बिहार से भी लोग जाते रहे। एक ज़माने में कलकत्ता हमारे लिए परदेश हुआ करता था। अब पूरे देश में लोग जाते हैं और कई लोग तो बिहार के जो हैं वो बाहर के देशों में भी जा रहे हैं। जब जाते हैं तो बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, बहुत कुछ साथ ले जाते हैं। जब जाते हैं तो उसका असर उनके परिवार पर, उनके पीछे जो उनके चाहने वाले हैं, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, सब पर असर पड़ता है। और बहुत सारी संस्कृति की चीज़ें वो लेके जाते हैं। वहाँ भी उनकी गीतों में उनके दुख तकलीफ, याद, कुछ उम्मीद अपने साथ भी लेके जाते हैं और पीछे भी छोड़ जाते हैं। बहुत सारे गीतों की रचना, बहुत सारी फिल्में बनी हैं। पूर्वी जिसको हम लोग गायन की जो शैली है उसमें आपको मिलेगा पूरा ही, मतलब वो पलायन का ही दुख दर्द आपको मिलेगा। खासकर भिखारी ठाकुर का जो बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है विदेशिया, उसके केंद्र में भी पलायन है और पलायन के साथ साथ एक स्त्री का दुख तकलीफ, उसकी उम्मीद, वो सारी चीज़ें। तो इन्हीं सब मसलों पर हम बातचीत करेंगे। मैं अनिल जी से ही शुरू करता हूँ कि आप ये जो पलायन करके जब लोग जाते हैं, बहुत कुछ लेके जाते हैं और वो बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं, तो किस तरह से उनके जो भाव हैं, जैसा कि हमने बहुत सारे विदेशिया हैं या बहुत सारे गाने हैं, रेलिया बैरन, या एक बड़ा मशहूर गाना मुझे याद आ रहा है कि कचौरी गली पटना सिटी में हुआ करता था। वो गाना है कि सिजिया पे लुटे काला ना, कचौरी गली सुन के ला मालूम। तो वो दुख है, तकलीफ है एक तरह का। तो क्या चीज़ें जो साथ में लेके जाते हैं और जो छोड़ जाते हैं, उसका असर क्या होता है और कैसे वो प्रकट होता है? कि जब गुलामी प्रथा पर रोक लग गई इंग्लैंड में, और जो अमेरिकन सिविल वार था 1861 से 65 तक का, लगभग 7 लाख लोग मारे गए, तब गुलामी खत्म हुई। तब उसका विकल्प कहाँ हो तो ये भोजपुर का जो इलाका है, सारण का इलाका, और दूसरी बार 1857 के बाद भी इलाका बहुत दुख तकलीफ में था। तो अमूमन ये माना जाता है कि भाई आप इकोनॉमिक रीजन से जाते हैं, लेकिन आप ऊपर जाइएगा प्रदर्शनी में तो कोने में एक किताब का ब्लर्ब है भगत राम का। उसमें ये जो अंग्रेज लोग जो कहा करते थे कि इकोनॉमिक रीजन से भागते हैं, उसमें बाल गंगाधर तिलक ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में ये सवाल उठाया कि ये बात कहना गलत है, वो फ्रॉड और फोर्स से ले जाए जाते हैं। उसकी जो आत्मकथा को यहाँ पर उसकी किताब का भगत राम करके है, उसमें उसकी ऑटोबायोग्राफी है। किसकी? जो लोग गए उसको तो ले जाया जाता था, तो कहता है कि तुम अपनी वजह से जा रहे हो, कहता ले जाता है इसलिए, कहता था कि बस फांसी में है, धोखा देके, फ्रॉड करके कि आप लोग, तो ये पहलू थोड़ा कम आता है। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा में ये चीज़ें ज़्यादा आई है। अब जैसे दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, जो अभी जयप्रकाश जी ने कहा कि वो गीत है रेलिया बैरन पिया को लिए जा रहे। रेल बैरी है जो हमारे पिया को लेके जा रहे, उसकी पंक्तियां सुनिएगा कि जौने सहरिया में पिया मोरे गईले, आग लग जाए सहरी जली जाए, और जौने साहिबवा के पिया मोरे नौकर, नागिन डस लेवे साहिब मर जाए। उसका सौतियन का है कि वहाँ विदेश जाता है तो सौतन मिलती है, तो वहाँ आग लग जाए। अंतिम पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि जहाज बैरी नहीं है, रेल बैरी नहीं है, साहेब बैरी नहीं है, पैसा बैरी है। अब इसको देखिएगा, ये पहली बार गीत में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब जो वस्तु विनिमय की प्रणाली, बार्टर सिस्टम खत्म हुआ, जब मनी जब आया, तो मनी के माने पैसा के चक्कर में विदेश जाता है। ये बात इस गीत को सामने लाता है। ऐसे ही जयप्रकाश जी ने बताया भिखारी ठाकुर का तो महान नाटक है विदेशिया। आज हम लोग के सेशन के बाद उस पर
विदेशिया के कुछ गीतों की धुन भी है। गबर घिचोर नाटक, पता नहीं आप लोग सुने हैं कि नहीं भाई, इसमें बहुत प्रोमिनेंट है पलायन पर, जिसमें पलायन थोड़ा कम आता है, भाई विरोध है। उसके बाद नाटक है ये कहरा बहार एक करके, लेकिन सबसे ज़्यादा विदेशिया की चर्चा जिसमें मशहूर गीत है पिया गैलन कलकत्ता वो सच में। अंतिम बात मैं जो कहना चाहता हूँ, मशहूर नाटक है गबर घिचोर, उसमें पलायन की एक ऐसी मतलब व्यथा है कि पति चला जाता है, पत्नी घर में है। अब जब लंबे समय तक प्रवास होगा तो यौन विचलन का पत्नी शिकार हो जाती है। सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है। ये अंतिम बात करके फिर जयप्रकाश जी की तरफ आएंगे। पत्नी वहाँ अकेली है तो किराएदार उससे पैसा मांगता है कि किराया दो तुम्हारा, तो औरत बोलती है अपने हक के प्रति ज़्यादा सचेत, या आप किराया हमसे तय किए थे कि पुरुष से तय किए थे, तो जिससे तय किए थे जिस व्यक्ति से उससे न मांगिएगा कि हमसे मांगिएगा। तो ये सब भी संकेत है। तो ये पूरी पलायन को देखने पर इस पर बहुत कम काम हुआ है। दिक्कत क्या हुई है, पलायन पर जितना काम हुआ है, कल भी हम लोगों ने देखा, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर है, औपनिवेशिक रिकॉर्ड पर है। बहुत कम चीज़ें आप पाएंगे। जैसे आपने जतसार है एक ठो, पता नहीं जतसार, जाता पीसते हुए वो गीत है, वीरा का सब गीत। 12 मासा है, एक स्त्री क्या पीड़ा झेलती है, तो उससे भरा पड़ा है। और अंतिम एक बात और कहने का मैं लोग नहीं से, जैसे भोजपुरी में देखिएगा कि उधर थोड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आल्हा रूप है, वीर रस का वोट। भोजपुरी के लोग बहुत बहादुरी से लड़े हैं 1857 में, लेकिन वीर रस का गीत नहीं है। मुहावरा में है, लोकोक्ति में है, कहावतों में है, बाकी लोकगीत में सिर्फ वीरा है, पलायन है, त्रासदी है। तो ये भी एक बहुत दिलचस्प चीज है कि जो लड़ा उसके यहाँ वीर नहीं, वीर रस नहीं है। तो ये सारी चीजें संस्कृति में इस तरह से परिलक्षित है। बिल्कुल ठीक कहा। पलायन हमेशा ही दुखदाई होता है। हम लोग कई बार यहाँ बिहार में बाहर से लोग आते हैं जो लंबे समय से बाहर रहते हैं और वो अपने घरों को ढूंढते हैं। अभी कुछ दिन पहले शैलेंद्र की बेटी भी आई थी और ढूंढने की कोशिश कर रही थी आरा में। तो कहीं ना कहीं आप चले तो जाते हैं, 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ पहले चले गए, लेकिन वो एक रहता है कि कहाँ से हम आए, कौन सी हमारी जगह है। तो वो लालसा भी लोगों में रहती है। दुखदाई तो होता ही है, परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न होती है कि आपको मजबूरन, और बिहार के भीतर भी पलायन है पटना की तरफ या जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं। वह अशोक जी चूँकि लोक कला में बहुत महत्वपूर्ण कई सारी किताबें हैं, बहुत काम किया इन्होंने, तो क्या गीतों में, संगीत में अपने यहाँ तो बहुत पलायन की व्यथा, दुख दर्द, स्त्री की कथा भी जब कह रहे थे, वो गाना हमको याद है कि रात जैसे काली नगिनिया, तो रात काली नागन की तरह लग रही है जो बीत नहीं रही है, बहुत भयावह रात है वो। चित्रकला में चूँकि आप लोक कला के विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे हैं, कई सारी किताबें आपने लिखी हैं, चित्रों में या दूसरी लोक विधाओं में पलायन कैसे उभरा है? क्या बहुत उभर कर आया है, लोग उस पर काम कर रहे हैं, आया है तो किस रूप में, कैसे प्रकट हो रहा है वो? खासकर चूंकि मिथिला चित्रकला में हम देखेंगे लोग चले तो गए, बिहार से बाहर रह रहे, लेकिन अभी भी मिथिला चित्रकला वो बना रहे हैं और अच्छा खासा उसका बाजार भी, वो बेच भी रहे हैं। जयप्रकाश जी, आपने जो चित्रों की बात की, लोक कला की बात की, वास्तव में जो पलायन का जो अर्थ होता है कि अपनी जड़ों से कट जाना, अपनी परंपरा से कट जाना, अपनी संस्कृति से कट जाना। तो जब भी पलायन होता है, लोग अपनी जड़ों से, परंपरा से, संस्कृति से कट जाते हैं, लेकिन अपनी गठरी मठरी जो भी लेके जाते हैं उसके साथ एक स्मृति भी लेके जाते हैं, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को। और जब वे वहाँ जड़ जमा लेते हैं तो फिर अपनी जो स्मृति में अपनी संस्कृति है उसके माध्यम से अपने चित्रों में, अपनी पेंटिंग में उसको उजागर करते हैं। तो अधिकांश कलाओं में, चाहे बिहार की मिथिला चित्रकला की बात करें या मंजूषा कला की बात करें, मंजूषा कला में तो जो बेहुला बिसरी की कथा है उसमें तो बेहुला अपने मृत पति को लाने के लिए पलायन करके ही इंद्र के दरबार तक जाती है और इंद्र से लड़कर अपने पति को वापस लाती है। तो उसमें किस तरह से, कितने संकटों के बीच में वो जाती है,
गंगा नदी के किनारे मंजूसा बनाकर उस पर पेंटिंग बनाकर कितनी परेशानी उसको पलायन के जाने के रास्ते में होती है, सबका चित्रण मंजूसा कला में होता है। मिथिला चित्रकला की बात करें तो मिथिला चित्रकला में जो सामयिक मिथिला चित्रकला जो हजारों वर्षों से बिहार में और पूरे देश में आज उसका नाम रोशन है, तो इसलिए कि वो सामयिक विषयों पर मिथिला चित्रकला में अधिकांश जो चित्रकार हैं उसको चित्रण करते हैं। उसमें पलायन भी है, कई कलाकार प्रकृति पर्यावरण तो हैं ही, लेकिन पलायन भी है। कई जैसे गोदना चित्रकला में है, उसमें राजा सलहेश की जीवन कथा को लोग चित्र में लाते हैं। उसमें कई ऐसी कहानियां हैं राजा सलहेश के जीवन से जुड़ी हुई, जिसमें पलायन की भी जानकारी दी जाती है। एक हम बताएं कि बहुआ देवी, देखिए मिथिला चित्रकला में अधिकांश कलाकार कम पढ़े लिखे हैं, जो बड़े कलाकार रहे हैं, 4वीं 5वीं कक्षा तक पढ़े हैं, लेकिन पलायन को लेकर अपनी संस्कृति को लेकर बड़ी सजग हैं। जैसे एक बहुआ देवी की एक पेंटिंग है जो पद्मश्री हैं, उनकी पेंटिंग जो बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग हुई वो क्या है, तो उसमें देखिए जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो बहुआ देवी अक्सर यहाँ नाग पंचमी को नाग की पेंटिंग बनाती हैं। उनकी पेंटिंग इसीलिए प्रसिद्ध है नाग को लेकर। लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, सोची कि बिहार में बैठी जिसने न टीवी देखा न कुछ नहीं देखा, लेकिन उस घटना को लेकर उन्होंने एक पेंटिंग बनाई जो अब पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुई, कि एक दिखाया कि एक नाग जो है, विशाल नाग को दिखाया कि आंख से उसके आंसू गिर रहे हैं, आंसू भरी आंखों से पूरा धरती को दिखाया कि धरती कैसे विनाशकारी धरती हो गई है। तो समय और परिस्थिति के हिसाब से सभी कलाकारों, चाहे टेराकोटा के कलाकार हों, मिथिला पेंटिंग के हों, या जो भी कलाकार हों, सब समसामयिक विषय को, पलायन के विषय को चिंतन करते हैं। थोड़ा सा अभी जो अनिल शंकर जी से बात हुई कि भोजपुर की 1857 की, निश्चित रूप से 1857 के बाद अंग्रेजों का ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ा भोजपुर के लोगों को, लेकिन भोजपुर की में पलायन की संस्कृति बहुत पहले से है। 1857 से भी बहुत पहले से। मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में भी स्थानीय जमींदारों के माध्यम से यहाँ के मजदूरों को मुगल सेना में हमेशा, चूँकि भोजपुर के लोग बलशाली माने जाते थे, तो उनको मुगल सेना में भी रखा जाता था। उसके बाद अंग्रेजों ने भी भोजपुर के लोगों को अपनी सेनाओं में प्रमुखता दी और इनका पलायन भी हुआ। और फिर अनिल शंकर जी ने एक बात बोली कि झूठ बोल के उनको ले जाया जाता था। सही में जो बिहार के लोग गए हैं मॉरिशस या दूसरे देशों में, तो उस समय एक झूठ उनसे यह भी बोला गया कि आप लोग को हम ले जा रहे हैं मरीच देश में। मॉरिशस, उसको मरीच रामायण से जोड़ दिया गया कि मरीच जो देश है वो मॉरिशस है। रामायण के प्रसंग को बताते हुए उनको वहाँ ले गए कि आप मरीच देश जा रहे हैं। रास्ते में कितने लोग मर गए, वहाँ जाने के बाद उनको कितनी कठिनाई झेलनी पड़ी। लेकिन जो पूर्वजों की बात है कि अपने पूर्वज के प्रति वहाँ के लोगों में अभी भी काफ़ी लगाव है। हम लोग जो गए अभी मॉरिशस से एक टीम लेके गए थे, सांस्कृतिक टीम को लेके, आज से 5 साल पहले हम लोग गए थे। 20 कलाकार बिहार से गए थे। वहाँ के राष्ट्रपति जी ने एक घटना है, प्रसंग है, जो पूर्वजों की भूमि से बिहार से कितना लगाव वहाँ के लोग रखते हैं। तो वहाँ के राष्ट्रपति जी ने डिनर पर इनवाइट किया हम लोगों को, और अपने घर जब उनके घर हम लोग पहुँचे तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि चूँकि मैं वहाँ जो कलाकारों के साथ एक अफसर के रूप में मैं था, तो मुझसे कहा कि सभी कलाकारों को सामने बिठाइए। राष्ट्रपति जी ने कहा कि हम सबको अपने घर हमारे यहाँ हैं, हम सम्मानित करेंगे। हमारे बिहार के, हमारे पूर्वजों की भूमि के कलाकार हैं, हम इनको सम्मानित करेंगे। हम एक एक आदमी का नाम बुलाते थे। राष्ट्रपति जी अपने शॉल स्टॉल जो भी वहाँ का पारंपरिक चिन्ह था उससे स्वागत करते थे। जब हमने कहा कि हम लोग के बीच में एक पद्मश्री कलाकार भी आई हैं, तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि प्लीज उनको मत बुलाइए। राष्ट्रपति जी अपने कुर्सी से उठ कर उनके सामने गए और उनका पैर छू के प्रणाम किया कि हमको आशीर्वाद दीजिए, हमें खुशी है, गौरव है कि बिहार से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कलाकार हमारे घर में मौजूद हैं। तो इतना सम्मान अभी भी पूर्वजों के प्रति है। और जब वहाँ के प्रधानमंत्री जी आए थे, संयोग से हम उस समय आरा में साथ में थे, उनके अपने गांव गए थे,
भोजपुर में जगदीशपुर गांव में, तो उसमें देखा था उन्होंने कैसे अपने, हम देखे थे उनके आंखों को कि कैसे कुआं को देख रहे थे, इसमें उनके दादाजी का नाम मोहित महतो लिखा हुआ था और कितना भाव विह्वल हो गए थे अपने दादाजी के नाम को देख के। आप कई मिनटों तक वहाँ बैठ के अपने दादाजी का कुआं को वो अवलोकन करते रहे। तो पलायन की संस्कृति है, भिखारी ठाकुर गबर खिचो नाटक की चर्चा हुई, विदेशिया की चर्चा हुई, एक हैरी के लिया न बैरी जहजिया न बैरी बैरी पैसवा हो रहा। तो आर्थिक संकट, आधुनिक कृषि संकट, जो तकनीक का बढ़ावा हुआ उससे जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई है और जो बेरोजगारी का आलम है, तीनों ने पलायन को बढ़ावा दिया शुरू से आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा कि जो इसका पर्सपेक्टिव है उस पर्सपेक्टिव में तरह की बातें थी और ये भी बात पहले आई, हम लोग ने वहाँ जो डिस्कोर्स किया, बातचीत की, उसमें हमेशा हम लोग नेगेटिव अर्थों में सोचते हैं, क्योंकि हम लोग अपने यहाँ के पलायन को देखते हैं, मजदूरों के पलायन को देखते हैं, या अपना जो पुराना इतिहास देखते हैं जिसमें कि मजदूरों का पलायन हुआ और यहाँ से हर राज्य में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में हुआ। और तो उसके पर्सपेक्टिव में जो बात अभी अनीश जी बोल रहे थे और अशोक जी बोल रहे थे, तो उस पर्सपेक्टिव में तो बात सही है। कई बार लगता है कि बहुत सारा अमानवीय व्यवहार हमारे लोगों के साथ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और उस पलायन का ज़्यादातर निगेटिव एस्पेक्ट ही सामने आता है। लेकिन पलायन का एक दूसरा पक्ष भी है जो कि सकारात्मक है, और पूरी दुनिया के स्तर पर जब इस पे डिस्कोर्स में जाते हैं तो इस पर आज भी यह बहस चलती है कि पलायन फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। तो पलायन को दूसरे अर्थ में भी देखा जाता है, क्योंकि इसमें आप जब बाहर जाते हैं तो आपका इंटरेक्शन होता है, आप नई चीज़ें सीखते हैं, नई तकनीक सीखते हैं, तो बहुत सारे उससे आपका ग्रेडेशन भी होता है। पलायन नहीं होता तो अमेरिका नहीं होता, पलायन नहीं होता तो बहुत चीज़ें नहीं होती। और उसके साथ मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ के जो ओरिजिनल लोगों के साथ हुआ उसको जस्टिफाई नहीं किया सकता है, लेकिन पलायन नहीं होता तो विकास भी नहीं हुआ होता। तो पलायन का एक पक्ष ये है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है जिस पर हम लोग ज़्यादातर बात कर रहे हैं कि पलायन का जो निगेटिव पक्ष है, यानी कि जिसका नकारात्मक पक्ष है, तो हिंदुस्तान में हम लोग देखते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अब सोचिए, हिंदुस्तान में बात करें तो देश की आज़ादी के समय जो बंटवारा हुआ उससे ज़्यादा बड़ा पलायन तो कुछ भी नहीं हुआ था। इसमें सबसे अधिक संख्या में लोग एक देश से दूसरे देश में गए, एक तरह से कहें तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आए जो पश्चिमी, अगर हम पाकिस्तान की बात करें उस वक्त के हिसाब से, जो वर्तमान पाकिस्तान से जब हिंदुस्तान में लोग आते हैं तो उस दौर में आप सोचिए वो एरिया पूरा पंजाब का एरिया, ज़्यादा बड़ा एरिया था, पंजाब, हरियाणा, जो भी कह लीजिए, गुजरात, राजस्थान, वो पूरा इलाका था जिससे लोग प्रभावित हुए, वहाँ से लोग शिफ्ट किए हिंदुस्तान में। लेकिन कंटेम्प्रेरी आर्ट में देखेंगे तो ये चीज़ें बहुत रिफ्लेक्शन में नहीं आती हैं। मैंने हमारे यहाँ जो उस वक्त के आर्टिस्ट हैं आज़ादी के बाद के, जो पंजाब के रहने वाले होंगे या जो माइग्रेट किए होंगे, तो बहुत कम लोगों के आर्ट वर्क्स में, पेंटिंग्स में पलायन या उसका जो विस्थापन का जो दर्द था या उससे जो चेंजेस है उसका रिफ्लेक्शन हम लोग को बहुत कम मिलता है। लेकिन वही बात अगर हम लोग वर्तमान बांग्लादेश, यानी कि उस वक्त का जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ से जब लोग आते हैं तो वहाँ के कलाकारों में यह बात बहुत खूब देखने को मिलता है। उस वक्त जो भी कलाकार आए, देश के बड़े बड़े आर्टिस्ट आए जो बांग्लादेश में रह रहे थे और वो वहाँ से शिफ्ट करते हैं, जैसे गणेश हलोई, ये सब बहुत सारे लोग, अपने बिहार के भी आर्टिस्ट, वीरेश्वर दा भी बांग्लादेश के ही रहने वाले थे जो उस वक्त शिफ्ट करके ही बिहार आए और बिहार रहे। तो उनके कामों में, यानी कि जो बंगाल स्कूल था उस दौर का आर्टिस्टों का, उन्होंने पलायन के इस कष्ट को बहुत अच्छे से पेंट किया। चाहे योगिन चौधरी का काम हो, पेंटिंग्स आप देखिए, गणेश हलोई के पेंटिंग्स को देखिए, तो उसमें उनकी स्मृतियों में जो अपना गांव रहा होगा, जो शहर रहा होगा, उनकी पेंटिंग्स में हमें खूब देखने को मिलता है। और उस वक्त से जो शिफ्टिंग हुई, पलायन हुए, बांग्लादेश से लोग आए यहाँ पूर्वी पाकिस्तान से, कलकत्ता और इन जगहों पे, तो वो लोग जिस तरह से आम रेलवे स्टेशनों पे, दूसरी जगहों पे, चौक चौराहों पे जिस तरह से वो बसेरा कर रहे थे खुले आसमान के नीचे, उन सब को भी वहाँ के आर्टिस्टों ने पेंट किया।
लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो जैसा मैंने कहा कि पंजाब के इलाकों में जो जहाँ सबसे अधिक माइग्रेशन होता है वहाँ चीज़ें नहीं दिखती थी, थोड़ा आश्चर्यचकित करता है। और उस दौर का हम लोग देखें तो साहित्य में ये बात काफ़ी मजबूती से रिफ्लेक्ट होता है, जो पलायन है। रंगमंच में भी मजबूती से रिफ्लेक्ट होता है, पर सिनेमा भी में उतना रिफ्लेक्ट हम लोग को नहीं करता है। बाद में देखते हैं कि गर्म हवा जैसी फिल्में आती हैं तो इसमें हाँ इक्का दुक्का ही रिफ्लेक्शन आता है। उसी से जो कंटेम्प्रेरी आर्ट में भी इक्का दुक्का रिफ्लेक्शन आता है। लेकिन ये फिनोमेना, एक तो ये घटना की बात है, लेकिन ऐसे भी ओवरऑल देखें तो अब जैसे बिहार की ही बात करें तो अपने यहाँ जिस तरह से मजदूरों का पलायन होता है, हमारे से आर्टिस्टों का पलायन होता है। हमारे आर्ट कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं सीखते हैं तो उनके लिए वहाँ जाना ज़्यादा उनके लिए उचित होता है, फ़ायदेमंद होता है, एक्सपोजर वाला होता है। उसकी ये वजह नहीं कि हम लोगों ने अपने यहाँ कम एक्सप्लोर किया, उसकी बड़ी वजह ये भी है कि कंटेम्प्रेरी आर्ट का जो सेंटर रहा आज़ादी के बाद से वो ज़्यादातर मेट्रो सिटीज ही रही, यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बैंगलोर, चेन्नई, आज के दौर में कोच्चि, तो ये सब जगहों पे ज़्यादा स्कोप था जहाँ कोई आर्ट का सीखा हुआ ट्रेंड व्यक्ति जब वहाँ जाकर आर्ट की प्रैक्टिस करता है और पेंटिंग्स उसकी उन गैलरीज में लगती हैं और आर्ट बायर्स उनको खरीदते हैं तो उनके लिए एक रोजी रोटी का तो सहारा बनता ही है, प्लस वो देश के कंटेम्प्रेरी आर्ट के डेवलपमेंट में काम भी करते हैं। तो ये जो पलायन कह लीजिए उनके यहाँ जो हम लोग देखते हैं, बिहार के जो आर्टिस्ट जाते हैं तो उनके यहाँ ये साफ साफ दिखता है कि वो जो विस्थापन है अपने शहर या गांव को छोड़कर जाने का, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में सेटल करने का, तो उनका जो जुड़ाव है, उनके साथ जो स्मृतियां हैं, उनके साथ जो गांव है, सड़क है, पगडंडियां हैं, उनके रीति रिवाज हैं, वो सारी चीज़ें उनके आर्टवर्क्स में दिखती हैं और बहुत स्ट्रांगली दिखती है। बिहार के आर्टिस्टों में खासतौर पर हम लोगों ने महसूस किया है, और बिहारी नहीं, देश भर के आर्टिस्ट जो कि बिहार की ही बात नहीं करें, दूसरे राज्यों से भी जो शिफ्ट करके इन आर्ट के मेजर सिटीज़ में जाते हैं तो उनके कामों में ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली दिखती हैं। जैसे हम लोग नाम लें अगर तो सुबोध गुप्ता हिंदुस्तान के ही नहीं दुनिया के बड़े आर्टिस्टों में शुमार हैं। उनके कामों में आप देखेंगे कि विस्थापन बहुत स्ट्रांगली दिखता है। सात समंदर पार या जो काली पीली टैक्सी चलती है उसको लेकर और सामान बांध कर चले जा रहे हैं, सूटकेस वगैरह बांध कर जा रहे हैं, पहले जो गुलडाल होता था उसको बांध के जा रहे हैं। या मैंने बिहारी हूँ, बिहारी करके वो एक पोर्ट्रेट जैसा वो करते हैं सुबोध गुप्ता। यानी कि माइग्रेशन में बहुत चीज़ें जुड़ी होती हैं। माइग्रेशन में दुख, कष्ट, ट्रॉमा ये तो रहता ही है, अपने राज्य को, अपने शहर को, अपनी ज़मीन को, अपने स्पेस को छोड़ के जाने का, प्लस नई जगह जब जाते हैं तो वहाँ से इंटरेक्शन, वहाँ का रिस्पॉन्स, वहाँ आइडेंटिटी की क्राइसिस, ये सब एक साथ आर्टिस्ट को झेलनी पड़ती है जो उनके कामों में दिखती है। बिहार के एक दूसरे कलाकार हैं उमाशंकर पाठक, उनका भी जैसे मैं नाम लेना चाहता हूँ कि उन्होंने भी माइग्रेशन को बहुत स्ट्रांगली दिखाया, अपने यहाँ के गांव को, उनके हल कुदाल सब चीज़ों को लेकर के। एक और आर्ट एग्जीबिशन की बात मैं करना चाहता हूँ। पिछले दिनों दिल्ली में एक एग्जीबिशन मैंने देखा, उसका टाइटल था थिंग्स वैनिशिंग बिफोर अस। वो चीज़ें जो हम लोग के सामने से गायब हो जा रही, तो ये स्मृतियाँ हैं, और स्मृतियाँ कहीं ना कहीं से वो माइग्रेशन से की वजह से वो स्मृतियाँ आपको कुरेदती हैं, आपको फोर्स करती हैं कि आप उनको आर्ट वर्क्स में क्रिएट करें, क्योंकि वो तमाम चीज़ें डे टू डे यूज की चीज़ें जो इस नए तकनीकी युग में हम लोग के सामने से चीज़ें गायब हो गई हैं, उनको उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, बनाया था, है ना। पुराने टूल्स, हथियार, जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग आमतौर पे या धान कूटने से लेके ओखली मुसल से लेके सारी चीज़ें, जो कि चीज़ें हम लोग के स्मृतियों में ही अब रह जा रही हैं और बाद की जनरेशन में तो वो भी नहीं रहेगा, तो उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने की कोशिश उस आर्ट एग्जीबिशन में की गई थी। तो इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से माइग्रेशन का मतलब सीधा सिर्फ यह दिखाना नहीं होता है कि आप एक जगह से छोटे एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जाते हैं और जो ट्रॉमा आप फेस करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने कहा कि आइडेंटिटी की बात है, वो एक पहचान का संकट रहता है। नई जगह में आप जाते हैं तो आप अपनी पहचान तलाशते रहते हैं, नई जगह पे जाते हैं तो आप के कामों में एक इंटरेक्शन जो होता है, तो जो एक हाइब्रिड
हमारी चीज़ें जो निकल कर आती हैं और कहते हैं कि हाइब्रिड चीज़ें हमेशा अच्छी होती हैं, तो वो भी जब जो चीज़ें सामने आती हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के जब हम बात करते हैं तो मुझे तो लगता है कि माइग्रेशन कई बार कला के संदर्भ में देखें, अगर आधुनिक कला के संदर्भ में देखें, समकालीन कला के संदर्भ में देखें, तो लोगों के लिए नुकसान से ज़्यादा फायदे का मामला रहा है। जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा, सुबोध गुप्ता के कामों में दिखता भी है मोटरसाइकिल, वो दूध बेचने वाले, चप्पल पहने, मोटी गठरी लेके, ये सब कुछ उभर कर उनके काम में आता है। अशोक जी कुछ कह भी रहे थे, उसमें एक सवाल मैं ये जोड़ दूँ कि जो लोग बाहर गए तो यहाँ की अपनी स्मृति को, अपनी परंपरा को, संस्कृति को साथ लेके गए, और जहाँ वो गए वहाँ की संस्कृति, तो क्या चित्रकला में, लोक कला में यहाँ का जो था, जो वहाँ, इन दोनों को मिलाकर कुछ नया विषय वस्तु, नई चीजें रची गई या रची जा रही है किस तरह से? और फिर आप जो कहना चाह रहे थे। पहले हमारे विनय जी, कुमार जी जो बोल रहे थे वही बात हम कर रहे हैं। समकालीन कला की जो बात हो रही है कि अभी कुछ माह पहले ही हम लोग 3 महीने तक सुबोध गुप्ता जी का एक एग्जीबिशन लगाए थे बिहार संग्रहालय में। वो उनका जो पूरा एग्जीबिशन था पलायन पर ही केंद्रित था, और उसका जो केंद्रीय थीम था बिहारी। वो बिहार से पलायन किए, दिल्ली गए, खगौल से दिल्ली तक की यात्रा को, दिल्ली में आज जो अंतर्राष्ट्रीय मुकाम उनका बना है, लेकिन आज भी अपने को मैं बिहारी हूँ करके उनका हर एग्जीबिशन का एक केंद्रीय थीम होता है, मैं बिहारी। अभी कल ही 2 दिन पहले एक बिहार के बहुत वरिष्ठ कलाकार बुद्धेश्वर भास्कर जी थे, परसों ही निधन हुआ उनका। उनकी अधिकांश पेंटिंग पलायन पर ही केंद्रित होती थी, क्योंकि भोजपुर से वो भी उनका ताल्लुक था, और जाके दिल्ली में कितना उन्होंने संघर्ष किया। तो उनकी अधिकांश पेंटिंग भुवनेश्वर भास्कर की भोजपुरी संस्कृति पर उन्होंने लिखा भी है, किताबें कई लिखी हैं, और उसमें पूरी तरह से पलायन को, भोजपुर के पलायन को उन्होंने दिखाया था। यहाँ सामने अर्चना सिन्हा जी बैठी हुई हैं, अभी जांता की बात हो रही थी, तो इन्होंने जो जांता का एक जांता संजोग से शायद बापू टावर में ही अभी रखा हुआ है, तो जांता जो है वो जो बिहार की प्राचीन संस्कृति है, उसको इन्होंने गांधी जी से जोड़ के जांता को प्रस्तुत किया है। तो भी समकालीन कला में जाता कहीं ना कहीं जो सैनिकों और उस समय की पुराने समय की जो का चित्रण है। और आपने कहा कि जब हम लोग मॉरिशस जो एक बार टीम लेके गए थे, तो वहाँ जब हम लोग गए तो वहाँ हम लोग को सबसे पहले ले जाया गया अप्रवासी घाट। अप्रवासी घाट मॉरिशस का, जहाँ की जो भोजपुर से, बिहार से जो लोग गए थे, जहाँ पहला जहाज उतरा था जिस घाट पर, तो वहाँ बहुत एक बिहार की संस्कृति का, प्राचीन संस्कृति का वहाँ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया है। उसमें जांता भी है, ठेकुआ बनाने का भी है। जितना जो बिहार में लोग अपने साथ लेके गए थे, जो यहाँ से लोग जो पलायन किए गए वहाँ, तो सब अपने साथ ले गए थे, और वहाँ उनके रहने से, पहनावा से लेके खाने पीने तक के सामानों को वहाँ ढंग से प्रदर्शित किया है। कोई भी बाहरी व्यक्ति जाता है मॉरिशस, तो सबसे पहले उनको दिखाया जाता है कि अप्रवासी घाट आइए, जहाँ आप देखिए कि बिहार के जो लोग हमारे पूर्वज आए थे वो किस परिस्थिति में आए थे, उनकी संस्कृति को देखिए, समझिए, और कहीं ना कहीं वो संस्कृति उनके लोगों में वहाँ जो आज हैं, अब तो 4थी पीढ़ी आ गई, जो गए थे यहाँ से लोग, उसकी 4थी पीढ़ी है, और बदलाव आता है संस्कृति में, समय समय पर बदलाव आता है, भाषा में बदलाव आता है। अब हमने तो महसूस किया कि अब मॉरिशस में भोजपुरी खत्म हो गई है। हम लोग भले ही गर्व से कहते हैं कि मॉरिशस भोजपुरी भाषा भाषी है, लेकिन हम कई गांवों में गए, चुनिंदा हम लोग को कई गांवों में ले जाया गया, लेकिन वही 10-15 जो कलाकार की टीम थी वहाँ के लोकल लोगों की, वही हमको भोजपुरी गीत सुनाती थी। महिलाएं जो थी वहाँ की, तब कुछ चुनिंदा लोग ही, बाकी लोगों से हमने कोशिश की कि भोजपुरी में बात करें, तो कोई भोजपुरी नहीं जाए। नई पीढ़ी तो एकदम भूल गई है। सबसे पूछते भी थे तो लोग बोले कि नहीं, अब तो यहाँ की भाषा क्रियोल है। फ्रेंच और भोजपुरी के मिश्रण से, जो आपने प्रश्न किया कि क्या नई संस्कृति जन्म लेती है, हाँ, वहाँ भोजपुरी और फ्रेंच के मिश्रण से एक नई भाषा जन्म ले ली है, वो क्रियोल भाषा है। अब मॉरिशस में
आम जन की भाषा क्रियोल है। तो उसी तरह से पेंटिंग का भी जो है भोजपुर में जो वहाँ की दीपावली के समय में जो पेंटिंग बनाई जाती थी गाँव देहातों में, अभी भी कई जगहों पर बनाई जाती है, वो वहाँ है, लेकिन कुछ बदले हुए स्वरूप में। तो संस्कृति को लेके गए, लेकिन समय के अंतराल में उसमें ढेर सारे बदलाव आ गए हैं, जैसे भाषा में बदलाव। इसमें जोड़ना जी जी इसमें जोड़ना चाहते हैं कि मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट यहाँ से, मैं कलाकारों की ही हम बात कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट जाते हैं यहाँ या किसी राज्य से किसी दूसरी जगह जब माइग्रेट करते हैं, तो कल्चर ही एक ऐसा क्षेत्र है या उसका जो आर्ट प्रैक्टिस है वही एक ऐसी चीज़ है, या उसकी ऐसी स्मृतियाँ ही ऐसी चीज़ हैं जो उसकी पहचान को बचा कर रखती हैं, उनको जीने का संबल भी देती हैं और उनको स्ट्रगल करने की कोई क्षमता देती हैं। मुझे याद है कि एक बार हम लोगों ने मॉरिशस की टीम को पटना बुलाया था, तो उनके लोगों ने जब माइक पे उनको कहा गया, आमंत्रित किया गया बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा, अपने पुरखों का भी रेफरेंस दिया और उन्होंने ये बताया, वो रामायण को परफॉर्म करने आए थे, तो उन्होंने ये कहा कि रामायण और जो दूसरे धर्म ग्रंथ थे उनके, उन्होंने ही उनको जिंदा रखा। तो पलायन और संस्कृति का जो रिश्ता है कि वो एक्चुअली वो धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि उनकी संस्कृति का हिस्सा था, जो उनके फोकलोर थे, उनके गीत थे, उनके जो ग्रंथ थे, उनके सहारे उन्होंने कहा कि यही हम लोग दिन भर मेहनत करते थे, मार खाते थे, मैंने जो उन्होंने पुरखों से सुना होगा, मार खाते थे और रात में आकर के इसी धर्म ग्रंथ का या रामायण का वाचन करते थे, लोकगीत गाते थे, होली गाते थे, और यही उनको जीने के लिए संबल प्रदान करती थी। तो माइग्रेशन की अवस्था में संस्कृति कैसे हमारे, चाहे वो मजदूर भाई हों चाहे कोई भी हो, उन सबको कहीं ना कहीं से जो हिम्मत देने का काम करती है, वो उसकी अपनी संस्कृति और उसके प्रति जो जिज्ञासा है वो उसको मदद करती है। जी बिल्कुल। जाता से हमको याद आ गया, आज सवेरे ही हमारे एक मित्र हैं, उनको हम फ़ोन किए, 2-3 बार फ़ोन नहीं उठाए, फिर बाद में कॉल बैक किए तो बोले कि हमारे अपार्टमेंट में झगड़ा हो रहा है। हम कहा है, तो देखो ना, छत पर वो जाता था गायब हो गया है। हंगामा पूरे अपार्टमेंट में मचा हुआ है। मैं अनिश जी से समझना चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा असर हमने देखा कि महिलाओं पर होता है पलायन, जो पुरुष चले गए महिलाएं पीछे छूट गई। और 2 सवाल मैं आपसे कर देता हूँ, लेकिन अभी क्या हो गया है कि अब महिलाएं भी जा रही है साथ में, पूरा परिवार शिफ्ट हो रहा है, महिलाएं भी। तो ये जो प्रक्रिया है, तो जो गीतों में प्रकट हुआ, संगीतों में प्रकट हुआ, तो जो पुराने लोकगीत धुनें थी वो बरकरार गई थी, तो क्या उसमें वो समाप्त हो रहा है, नीचे जा रहा है? और दूसरा कि चूंकि सिनेमा में भी आपकी रुचि है, जिस तरह से लिटरेचर में निकल के आया, आज़ादी के वक्त की जो परिस्थितियाँ थी उतना चित्रों में नहीं आया, और सिनेमा में बहुत कम फिल्में बनी हैं, तो क्या कारण रहा कि उस तरफ इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सिनेमा वालों ने? और पहला दूसरा, जैसे आपने महिलाओं की बात की, जैसे पटना में जितनी शादी होती है, देखिए कि आसपास के गांव से, तो जो पटना की महिलाएं हैं या दिल्ली में रह रही हैं, मुंबई में रह रही हैं, तो शादी के वक्त गीत गाना होता है। तो जो भी शहर में औरत रहती है, किसी को गीत गाने नहीं आता, किसी को कोई लोक धुन याद नहीं है, तो किसको गाने के लिए बुलाया जाता है? तो गांव की जो महिलाएं हैं वही। देखिए कि गांव की वजह से जो महिलाएं जो माइग्रेट की हैं बाहर इधर हाल के दिनों में, तो अब देखिए कि बढ़ गया। जैसे बाहर अगर रहता है, उसके पिताजी अगर मर गए तो आता है तो कहता है कि उसका घरवा आप कैसे बेच दें, बेच के भागे। तो ये जो अपर सेक्शन में, एलीट सेक्शन में, ये सबसे पहले अपनी संस्कृति से कटता है। हम देखते हैं कि महिलाओं के भीतर, जैसे किसी आजकल लड़के के यहाँ जाते हैं, हमारी एक रिश्ते की बहन लगती थी, तो गए उसके यहाँ, तो गए तो बोला कि अंकल आपका कैप बहुत अच्छा है, शर्ट आपके सॉक्स बहुत अच्छे हैं। तो हम उससे पूछे कि तुम एक मगही ना सिखा वहीं, तो बोले कि ना आजकल तो अंग्रेजी ना चला है। इतने में वो लड़का घूम के आता है, कहता है कि मम्मी हमको नोचनी पड़ता है। तो हम बोले कि नोचनी का अंग्रेजी आप कहाँ से लाए?
नोचनी बढ़ता है, तब ईचिंग में वो बात नहीं ना आएगी जो नोचनी में आएगी। जैसे गरीब महिलाएं हैं तो उसको तो हिंदी में थी मगी में से भोकार पार के रोना, एक फुट फुट के रोना, उसका अर्थ दूसरा होता है। इसके साथ पलायन की वजह से एक दूसरी दिक्कत क्या हो रही है कि लोग बाहर आ जा रहे हैं, जहाँ डेवलप बहुत गांव कहा जाता है। देखिए कि अपने माँ बाप को घर से निकाल देने की संकेत अभी से ही मिलने लगे। होता क्या है कि बाहर चला गया, अब उनको पत्नी को या बाकी लोगों को लगता है कि यहाँ दूसरों की देखा देखी कार नहीं है, ये नहीं है, तो गांव की ज़मीन बेचो, घर की ज़मीन बेचो। अब माँ है, पिता है, उसका अपार्टमेंट में मन नहीं लगता है, गांव में रहना चाहता है, उसके चलते झगड़ा रहता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। माँ से पवित्रतम रिश्ता कोई नहीं तो उसको पीटने की, घर से निकाल देने की, और ये पलायन का ये सब भी है। अमूमन इधर आजकल देख रहे हैं जो अपने में जो अंग्रेज लोग कहता था कि पलायन बहुत अच्छी चीज है, इकोनॉमी की पूरा जो डॉक्यूमेंट में बहुत कम हुआ है। जैसा कि हमने बताया कि ऑफिशियल रिकॉर्ड से हिस्ट्री लिखी जाती है पलायन की, पूरा जो भावनात्मक उथल पुथल है, टर्बुलेंस है, उसको बहुत कम पकड़ा गया। अब जैसे देखिए विनय जी ने लगभग 10-12 साल पहले दलित लोक कथाओं पर एक कार्यक्रम किया था, तो हम लोग टीम खोजने गए गांव में। तो बिहार की क्या है खासियत कि जितनी लोक कथाएं हैं अमूमन चौकीदार के चोर बनने का रूपांतरण की कहानी है। जैसे रेशमा चौहड़मल है, राजा सलहेस है, चौकीदार है, चोर बनता है। चोर चुहाड़ जिसको हम लोग कहते हैं कि चोर चुहाड़ चौहरमल से आता है। अब जाके तो बाद में गए तो चौहरमल पासवान है और रेशमा जिससे शादी होता है भूमिहार लड़की है। अब पासवान भूमिहार लड़की से शादी करे, प्रेम में भूमिहार लड़की आसक्त रहती है, तो इसको लेके तो बीच में गए तो बहुत सारे जगह पर चौहरमल का मर्डर हुआ था जहानाबाद के इलाके में। तो लोग जयंती बाद में रामविलास पासवान वगैरह जब आए तो ये लोग चौहरमल यही सलहेस का है, दीना भद्री है, हिरनी भिरनी है, बहुला गोरिन है, आपने जो किया था सती बिहुला, इस सब के कलाकार लगभग गांव से गायब हो गए। दिलचस्प ये है कि जैसे हम रेशमा चौहड़मल कर रहे थे तो रेशमा का रोल करती थी, तो हमको भी अंदाजा नहीं था कास्ट सिस्टम का। तो एक मुसहर लड़का था, तो बोला कि काज अपने मुसहर के रख ले, पासवान तनी सुंदर देखे में हुआ है तो ओकरा, तो मुसहर था, उसको आदत थी जब शो प्रदर्शन होने लगा तो सब रात भर करता था। तो बोला कि तनी हमरा दारू दी, ओकरा बिना हमरा से प्रदर्शन ना हो, कुछ शराब। तो हम बोले अरे ये सब ठीक नहीं है। उस क्या करता था रिहर्सल के दौरान कि प्रणय है ना, प्रेम है, तो वो कुछ ऐसी हरकतें करता था जो थोड़ा अश्लील या थोड़ा इसको कहते कुछ था, हमको तो ये काम मत करना। तो बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन जब दारू पी लिया तो क्या किसी को सुनेगा। तो हम पूछे कि क्यों ऐसा करता है, बोला कि इतना गुस्सा रहा है ना इन लोगों से, समझ रहे हैं, तो उसको मतलब हम ऐसे ही होके कर सकते हैं, ऐसे उसका एक तरीका था। हम लोग को जो वो बहुत बुरा लगता था। एक बात जैसे भी जयप्रकाश जी ने इन्होंने कहा कि जितने लोग बाहर जाते हैं उस सबको क्या याद रहता है, कहे कि कुआं याद रहता है, बागीचा याद रहता है, तालाब याद रहता है। ऐसे ही जो सुबोध गुप्ता की बात इन्होंने की, जब जितना हॉन्ट करने वाली चीज़, जहाँ पटना मान लीजिए छोड़ गए, चले गए दिल्ली, सुबोध गुप्ता की का चित्रकला या बाकी चीज़ में क्या है, राजधानी एक्सप्रेस में क्या है, वो जलेबी जो बनाता है, जो मैदा छान के रखता है, उस पर थोड़ा सा खाली लाल तौलिया रख देता है, उसको वो बनाया। तो जब फ्रांस का राष्ट्रपति आया और प्रधानमंत्री से मिलने के बाद सीधे सुबोध गुप्ता के घर गया, मामूली खगौल में पढ़ा बड़ा लड़का, आज एम.एफ. हुसैन भी कहा जाता है कि वो स्टैचर नहीं है जो बिहार के सुबोध गुप्ता है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति के, तो फ्रांस के राष्ट्रपति को सुबोध गुप्ता के काम में क्या था, लेकिन उसको भी वही प्रवासन वाली चीज हॉन्ट करती है। वो जिसको अपना घर अपना परिवार हॉन्ट नहीं करता है, वो फिर वो कैसा आदमी है। आजकल दिक्कत पलायन से क्या होती है, यही अंतिम बात करके अपनी बात समझ, कि माँ बाप से सब 4-4 साल 5-5 साल 10-10 साल मिलने नहीं आता। और कोरोना के दौरान तो हम लोगों ने पटना में बहुत ज़्यादा देखा कि वो 2 भाई है,
अब वो फेसबुक पर भी बहुत था कि माँ मर गई है तुम जाके मिल लो, पिता में हम चले जाएंगे। तो पलायन का ये सब भी आजकल कोशिश होता है कि पलायन बहुत अच्छा है, इकोनॉमी को लाता है, अरे जितना इकोनॉमी लाता है उससे ज़्यादा यहाँ से ले जाता है। तो इन सब पर थोड़ा उसकी भावनात्मक उथल पुथल पर, इमोशनल संसार पर बातचीत बहुत कम है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है, ज़्यादातर स्टैटिक्स से तथ्यों और आंकड़ों इससे खाली ये उसके पूरे कंप्लीट पिक्चर को सामने। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत सारे ऐसे आज नहीं हमेशा से होता रहा। राहुल सांकृत्यायन कई किताबों में मैंने ये जिक्र देखा कि बहुत अच्छा गाता था, लेकिन गरीब था, साधारण था, मजदूरी करने कहीं चला गया, उसकी कला खत्म हो गई। हम लोगों ने पटना में भी देखा, बहुत अच्छे एक्टर्स रहे हैं, गाने वाले रहे हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन वो बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। उनकी कला को मौका नहीं मिला उभरने का, मजदूरी के लिए यहाँ वहाँ गए, कला भी खत्म हो गई। हम यही विनय जी से समझना चाहेंगे कि क्या, चूंकि सिस्टम को भी थोड़ा आप नज़दीक से देख रहे हैं, ये लोग जो चले जाते हैं तो उनके साथ साथ कई सारी कलाएं भी मृत हो जाती है। एक अच्छा अभिनेता हो सकता था, अच्छा गायक हो सकता था, तो क्या कभी सिस्टम ने इसको समझने की, डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की कि उनको हम रोके तो कैसे? हमारी अपनी जो कला, हमारा अपना स्टाइल है, क्योंकि सिनेमा में आप देखिए कि बहुत सारे जब लोग बाहर से आए, फिल्मों की अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्य से लोग आ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, और जितने एक्टर थे, संगीत वाले थे, सब अपनी जगह से चीज़ों को ला रहे थे, और तब सिनेमा बहुत बेहतरीन सिनेमा बना था। लेकिन आज सिनेमा ठहर सा गया है, एक ही तरह का अभिनय, एक ही तरह के गायन की शैली, एक ही तरह का संगीत। आपको अगर आप गौर करें तो कभी उस पर निगाह गई क्या कि इसको कैसे थोड़ा सा हम ठीक कर सकते हैं? मैं एक यहाँ अनीस ने छोड़ी थी बात, तो वहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि कलाओं में जो एक्सप्रेशन है पलायन का, तो एक तो है कि हाथी के टेक्निकल एडवांसमेंट होता है और एक पहचान बनती है उनकी, लेकिन बहुत स्ट्रांगली और बहुत ही जैसे जो खराब स्मृतियाँ हैं पलायन की, वो भी कलाकारों के कामों में दिखती हैं। जैसे दो का नाम मैं लेना चाहूँगा, दो बड़े आर्टिस्ट हैं देश के, जैसे सतीश गुजराल, अधिक लोग जानते होंगे नाम। तो सतीश गुजराल भी बहुत बार पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे कारणों से भारत से बाहर रहे, और हम लोग जानते हैं कि उनकी दृष्टि भी बहुत कम थी, तो कान से सुनते भी कम थे वो। तो ऐसे में उनकी जो पेंटिंग आप देखेंगे तो काफ़ी हॉन्ट करने वाली पेंटिंग्स हैं, काफ़ी भयानक तरीके से बड़े बड़े म्यूरल्स उन्होंने किए, इसी तरह से किए। उसी तरह से एक दूसरे आर्टिस्ट हैं सवी सावरकर। सवी सावरकर भी देश के बड़े सबल्टर्न आर्टिस्ट हैं या दलित आर्टिस्ट हैं। तो उनके अगर आप पेंटिंग्स को देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि जो उनकी अपनी स्मृतियां हैं दलित होने के कारण, जो उनके जैसे वो महाराष्ट्र के नागपुर की तरफ के रहने वाले हैं, तो उनके यहाँ जो शोषण दलितों का होता रहा, और उस बैकग्राउंड से निकल कर वो बाहर आते हैं और तब उसको पेंट करते हैं। तो अभी तो सबल्टर्न आर्टिस्टों का, दलित आर्टिस्टों का एक पूरा लंबा खेमा, बड़ा खेमा आर्टिस्टों का सामने आया है, नए जनरेशन, जो इन एक्सप्लॉयटेशन को, जो उन्होंने अपने गांव में फेस किया, अपने छोटे शहरों में फेस किया, उनको अपने पेंटिंग के जरिए, इंस्टॉलेशंस के जरिए एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये एक ये बात भी है कि सिर्फ सब कुछ धवल ही नहीं है, उसके अंदर जो शोषण और सब कुछ रहा है वो भी खासतौर पे मैंने शुरू में जो कहा कि आइडेंटिटी और इन सब के चक्कर में, तो उन्हीं पहचान के क्रम में वो सारी चीज़ें सामने आती हैं कि वो क्या है, उन्होंने क्या कष्ट झेल करके, किस परिस्थितियों में अपनी स्पेस को, अपनी जगह को, अपने गांव को या अपने छोटे से शहर को छोड़ के वो बड़े शहर में आए, और फिर उन्होंने क्या फेस किया। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि समकालीन कलाओं में ये बात नहीं रहती है, क्योंकि परंपरागत कलाओं में ये बात होती है कि अगर यहाँ के कलाकार, जैसे मिथिला आर्टिस्ट यहाँ से माइग्रेट कर जाएं, मंजूषा आर्टिस्ट यहाँ से माइग्रेट कर जाएं, तब ये क्राइसिस हो सकता है कि यहाँ उस आर्ट फॉर्म पे क्या हो सकता है। तो लेकिन समकालीन कलाओं में अगर हम बात करेंगे तो समकालीन कलाओं में चूंकि हमेशा कोई ट्रेंड है नहीं है, ट्रेडिशनल आर्ट नहीं है, तो आर्टिस्ट जाते हैं और नए ढंग से काम करते हैं, तो उसको उसमें बचाए जैसे रखने वाली बात बहुत नहीं होती है। लेकिन मिथिला और मंजूषा इन सब की बात करें या भोजपुरी की बात करें, तो इसमें अगर ऐसा होगा तो बचाने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि इनमें माइग्रेशन बहुत कम है। क्योंकि मुझे लगता है कि यह मिथिला आर्टिस्टों को यह बात पता है, या मंजूषा जो लोग कलाकार हैं, कि जो पहचान
मिथिला या मधुबनी में रह करके जो उनको मिलेगी वो दिल्ली में रहकर नहीं मिलेगी। दिल्ली में रहकर बिहार के बहुत सारे आर्टिस्ट जो दिल्ली में रहकर प्रैक्टिस करते हैं, पर हम लोग बार बार रांटी या जितवारपुर जैसे गाँव की तरफ लौटते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लोग जो जब भी हम परंपरागत या लोक कलाओं की बात करेंगे तो हम गाँव में ही जाएंगे। शहरों में इन कलाओं के कलाकारों की तरफ हम लोग ज़्यादा मुड़कर देखते नहीं। तो मुझे लगता है कि लोक कलाओं में जहाँ तक बात है तो अभी सुरक्षित स्पेस है यह, इसमें बहुत अभी क्राइसिस नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में होगा तब फिर बात हम लोग इस पर कर सकते हैं। जैसा कि हमको एक मिथिला चित्रकला पे एक फिल्म थी, मुझे याद आ रही है, वो रोहतास के रहने वाले थे नैना जोगिन, उन्होंने फिल्म बनाई थी। तो वो बता रहे थे कि रिसर्च के दरमियान उनके कुछ फिनांसर्स से जो NRI थे मिथिला के रहने वाले, सब अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बनाइए। वो फिल्म बनाने लगे तो उन्होंने कहा कि रिसर्च के दरमियान हमारी कहानी ही हमको लेके चली गई बिल्कुल नीचे तबके के पास, दलितों के पास, पिछड़ों के पास। तो बाद में उन्होंने हाथ खींच के कहा कि आप ये दिखाइएगा तो हम फिनांस नहीं करेंगे। तो यही मैं अशोक जी से समझना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर चले गए, यहाँ से मिथिला चित्रकला उनके साथ गई, बहुत सारे लोग दिल्ली में, बम्बई में बाहर रह रहे हैं और उनका जीवन यापन कला से ही चल रहा है, वो बना रहे हैं, बेच रहे हैं। क्या वापस यहाँ कुछ इन्वेस्ट करने का प्रयास, जहाँ से वो ले रहे हैं, रहते बाहर हैं, अभी भी उनकी कमाई का जरिया है बिहार। तो कई बार हमको लगता है कि जब आप दिल्ली चले गए, बम्बई चले गए, हमारी हक मारी क्यों कर रहे हैं? आप वहीं से कमाइए, यहाँ आपको कमाने दीजिए। पलायन जैसा कि हुआ कि पलायन क्यों होता है? जब लोगों को दुख तकलीफ होती है तभी वो पलायन करते हैं, और जब दुख तकलीफ से कोई पलायन करेगा तो स्वाभाविक है कि जहाँ रोजी रोटी का संकट है तो वहाँ संस्कृति पर भी उसका आघात पहुँचता है। भोजपुरी में एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि एक पलायन करने वाला व्यक्ति का गीत है कि भूल गई नी राग रंग, भूल गई नी राग रंग, भूल गई नी चौकरी, एक चीज याद रहा नून तेल लकड़ी। तो ये जिसके साथ संकट है तो पहले अपना रोजी रोटी देखेगा, उसके बाद ही संस्कृति पर ध्यान जाता है। तो मिथिला चित्रकला के जो लोग मिथिला से, मधुबनी से, दरभंगा से जो पलायन किए हैं देश के विभिन्न शहरों में, यहाँ तक कि अब विदेशों में भी कुछ लोग वहाँ जाके अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जाके दिल्ली में अपनी जड़ जमाई है उन लोगों ने। 100 से ज़्यादा मिथिला पेंटिंग का आर्टिस्ट जो हैं आज दिल्ली में रहते हैं, बंगलोर, कलकत्ता सभी जगह पर काम कर रहे हैं और अच्छी स्थिति में। लेकिन एक खूबी उनमें है कि अपनी जड़ों से नहीं कटे, अपने घर से नहीं कटे हैं। हर समय काली पूजा हो, छठ पूजा हो, वो नियमित रूप से अपने घर आते हैं, अपनी संस्कृति को भी जीते हैं, जहाँ हैं वहाँ भी अपने संस्कृति को विस्तार दे रहे हैं। तो मिथिला पेंटिंग कलाकारों को हम लोगों ने कई देशों में भी देखा। अभी हम लोग एग्जीबिशन किए थे यहाँ बिहार संग्रहालय में, तो उसमें देखा कि दुनिया के 11 देशों में राम की पूजा होती है। विश्व रूप राम, 11 देशों में राम की पेंटिंग हम लोग ने एग्जीबिशन लगाई थी आज से 1.5 महीना पहले बिहार संग्रहालय में। विश्व रूप राम उस प्रदर्शनी का शीर्षक ही था। 11 देशों में राम की पेंटिंग, राम की कलाकृतियाँ बन के यहाँ आई हुई हैं। तो संस्कृति, धर्म संस्कृति, जैसा कि विनय कुमार जी ने कहा कि रामचरितमानस लेके गए, वो संस्कृति वही ताकत उनको देती थी संकट के समय में। जब दिन भर मजदूरी करने के बाद वो गिरमिटिया मजदूर बन के जब घर लौटते थे, उस पर भी मनाही की गई थी वहाँ के शासकों द्वारा कि आप रामायण नहीं पढ़ सकते हैं, चूँकि उनको ताकत देती थी, बल देती थी। तो वहाँ बताया गया कि नहीं, उनको मनाही थी, लेकिन चोरी छुपे ही अपनी संस्कृति को, अपने गीत को अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल करते थे। अभी हमने चुनाव में देखा इस बार, और अभी लगातार देख रहे हैं कि जो बिहार के रहने वाले जो प्रवासी बाहर, तो उनको जहाज़ों में भर के, ट्रेनों में भर के वोट के लिए बुलाया जाता है। चलिए अच्छी बात है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि खासकर अगर बिहार के संदर्भ में बात करें, और ये सब जगह लागू होता होगा, ये समझने का प्रयास हम कर रहे हैं कि लोग जाते हैं अपना घर बार छोड़कर, उस शहर मजदूर जो जाता है या जो अलग अलग फील्ड के लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपनी मेहनत से वहाँ अपनी जगह बनाते हैं, वहाँ की संस्कृति को भी विकसित करते हैं, अपना जो कुछ लेके जाते हैं।
फलता फूलता है, बड़ा वृक्ष बनता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार इतिहास में इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि उन पर संकट आया है। इसका छोटा उदाहरण अगर हम ऐसे देखें कि लंबे लंबे समय से लोग रह रहे हैं बम्बई के भीतर, आज भी लेकिन जो बिहारियों के प्रति हिकारत का भाव है या भाषा को लेकर झगड़े, एक तरफ जहाज से वोट डालने के लिए बुलाया जा रहा है, दूसरी तरफ उनको वहाँ गाली दी जा रही है, पीढ़ियाँ लगाकर पूरा देश पूरा शहर बसा रहे हैं, लेकिन जब संकट आता है तो ये बिहारी है, ये बंगाली है, ये पंजाबी है, गुजराती है। तो इसके पीछे की जो पॉलिटिक्स चल रही है उस पर आप हम चाहेंगे कि जरूर। जयप्रकाश जी, आपने पिछली बार भी कहा था, पॉइंट मिस कर गए थे। एक बड़ी वजह यह है कि बिहार लगभग 1,500-2,000 साल से रेसिस्टेंस का, प्राचीन ब्राह्मणवाद से विरोध का सबसे बड़ा सेंटर रहा है। तो पुराना भी देखिएगा तो कहता है कि जितना रोग व्याधि है सब कीकट प्रदेश चले जाए, मतलब मगध में चले जाए। बड़ा सबसे बिगेस्ट मूवमेंट 1857, स्वाधीनता आंदोलन, किसान आंदोलन, स्वामी साइदानंद सरस्वती का, वामपंथी आंदोलन। तो एक रेसिस्टेंस है, एक प्रतिरोध की जमीन है। आपने सिनेमा की बात की ना, वो सुभाष घई करके फिल्मकार है, वो कहता था कि आपकी फिल्में जो है बिहार यूपी में नहीं चलती है। बहुत खराब बात बोला कि हम बिहार और यूपी के चवन्नी छाप दर्शकों के लिए सिनेमा नहीं बनाते। जितना आप मुंबई सिनेमा देखिएगा सब में बिहारी नौकर आएगा, चोर आएगा, डकैत आएगा, हमेशा निगेटिव कैरेक्टर आएगा, कभी पॉजिटिव। तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से किया गया है और ये बहुत पुराना है, ये कोई आज का ये नहीं है कि क्योंकि वो एक बहुत बड़ा, आज भी देखिए दिल्ली से ज़्यादा, बिहार से बहुत ज़्यादा खराब आप मध्य प्रदेश और राजस्थान कभी कल्पना नहीं कर सकते। बिहार का सचेत जागरूक लोग सबको भी 100 साल बिहार लगेगा बनने में, सामाजिक स्तर पर इतना मानसिक, इतना पिछड़ापन। लेकिन चूंकि ये जागरूकता है राजनीतिक रूप से, तो प्रतिरोध है, ये रूलिंग क्लास को पसंद नहीं, इससे उन लोगों को बहुत दिक्कत। इसलिए भी इस प्रदेश को कलंकित करना और सस्ते श्रम का बाजार उसको बना के रखना, एक बहुत, इसमें एक ही बात अंत में कहेंगे, जैसे कल्चर आपने बात की ना, एक अडोर्नो था तो कहता है कि कल्चर का क्वेश्चन अंततः एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन होता है। अब इसमें बुरा नहीं मानेंगे, जैसे बिहार सरकार का कला संस्कृति विभाग है, एक रात का प्रीतम सिंह को 45 लाख रुपया देगा, लेकिन उससे कोई कमतर कलाकार नहीं है, उसकी कीमत आपको 50,000 दीजिएगा। वही बिहार का कलाकार अगर थ्रू मुंबई या दिल्ली के सर्किट से आता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो पलायन इसकी वजह से भी कल्चर के क्षेत्र में बढ़ता है। पेंटर्स को, थिएटर आर्टिस्ट को, गायक को, हम अगर मुंबई के नेटवर्क से आते हैं तो ज़्यादा हमको पैसा मिलता है। तो ये एक जो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, पॉलिसी की भी वजह से उसको भी बताना। जैसे हम देखते हैं, बहुत दिलचस्प आपको लगेगा, यहाँ का पेंटर, यहाँ का कलाकार अगर वही बाहर से आता है तो उसका पेमेंट, बिहार दिवस को देख लीजिए या बाकी शिक्षा दिवस को दीजिए, बिहार का उससे ज़्यादा अच्छा कलाकार है उसको द्वितीय तृतीय, क्यों द्वितीय तृतीय दर्जे का बनाता है? लेकिन मान लीजिए कि प्रीतम सिंह की कीमत है 5 लाख, उसको 25 लाख बोलेगा ताकि बीच में अपना कुछ लेन देन का चल सके। आपको देगा तो 10 जगह कह दीजिएगा कि अरे उतना इतना देना पड़ा। तो ये भी एक वजह है, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिसी की वजह से भी, एक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पॉलिटिक्स की भी वजह से भी पलायन को सिस्टमेटिकली। लेकिन भाषाई रूप में जो हमला उनके ऊपर बाहर होता है, तो लग भीड़ के उस जगह को डेवलप करते हैं। हाँ, ये एक बड़ी दिक्कत, किसी भी रूप में दिक्कत जैसे बिहार के अपने लोगों में के साथ भी आपने देखा होगा कि बिहार में 3-3, 4-4 पीढ़ियां हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वापस कलकत्ता लौट गए। या बंगाल या मुंबई में जो बिहार के लोगों के साथ होता है, एक बिहार के मिडिल क्लास जो है या एलीट है, ऐसा गद्दार मिडिल क्लास आपको दुनिया में कैसा नहीं मिलेगा। इतना अपनी जड़ से जुड़ा हुआ, इतना पाखंडी, बेटे को, बच्चे को छोटी छोटी बात भी अंग्रेजी में बताएगा, हिंदी में मगही तो छोड़ दीजिए, हिंदी तक नहीं बात करता, ये भी नहीं सिखाता है। अब ऐसे किसी का बच्चा अगले पूरे जीवन में 50 साल में हम देखें प्राइवेट स्कूल में जितना बच्चा पढ़ता है, आता है अंग्रेजी बोल के, किसी को जीवन में कुछ नहीं बनना है, ऐसा ही रह जाएगा। बड़ा चीज वही करता है जो आपको बाहर घेरेगा, जो सरकारी स्कूल, लोकल भाषा, स्थानीय चीजों से। और ये देखिए अफ्रीका में ये बहुत हुआ, अफ्रीकन लिटरेचर में, चाहे वो आप देखिए नुगुगी वाथियोंगो को या मिल्कल कबराल को, एक से एक जो चिनुआ अचेबे को, सब अंग्रेजी छोड़ के अपनी लोकल भाषा में, और दिक्कत भी, खतरा भी स्थानीय भाषा में होते हैं।
जो लोग बड़े आर्टिस्ट मारे गए, चाहे गौरी लंकेश या पानसारे या सब स्थानीय भाषा का था। अंग्रेजी बहुत सुरक्षित जगह है, आपको जीवन में कभी कोई खतरा नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये बहुत सिस्टमेटिक रूलिंग क्लास का ये है। इसीलिए जो मगही बोलने वालों, हिंदी बोलने वाले को घटिया 3rd ग्रेड का अंग्रेजी बोलेगा आपस बातचीत में, 4 लाइन शुद्ध नहीं लिखने आएगा, लेकिन कोशिश करेगा कि चाल ढाल। दिल्ली से आता है तो हम छोड़ देगा, मेरे को तेरे को बात करेगा, मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा हो गया। तो ये एक बिहारी जो ये है ना कि अपनी ही जमीन संस्कृति के प्रति बहुत सिस्टमेटिक ढंग से फैलाया गया है, अपने अपने नहीं हुआ है। कि जो हमको एक बार ठीक ठाक हिंदी बोल लेते थे, तो मिला फिल्म एक्टर, तो बोले कि आप तो ठीक होते हैं, पटना में क्या कर रहे हैं, तो हमको कहाँ जाना चाहिए। तो ये बहुत मतलब आप कुछ हैं तो हमको 90 के दशक में एक सर ये था, कहावत था अंग्रेजी में, द ओनली वे आउट ऑफ बिहार इज टू गेट आउट ऑफ बिहार। एक ही रास्ता कि आप बिहार से बाहर जाइए। कोई बिहार से गया, कोई कुछ नहीं कर सका, सब ऐसे ही सब देखते हैं कि और आएगा क्या, बाहर से जाएगा, उसका भाई गांव में रह रहा है, 4 बीघा संपत्ति है, उससे चाहेगा हिस्सा मांगेगा, वो जो यहाँ रह गया उस पर दबाव डालता है, उसको प्रताड़ित करता है। तो ये जो क्लास है ना, और इसका रूलिंग क्लास के साथ जो रिश्ता है, ये भी एक बिहार के पलायन और संस्कृति पर बहुत बड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई। रही थी, दुभाषी का काम कर रही थी, उससे पूछा कि, तो बोली कि हाँ हमारे पूर्वज बिहार से थे। हम बोले किस जाति की थी, के थे वो, तो बोली कि मैं नहीं जानती। हम बोले कि अपने घर में जाके पूछ के आना कि तुम्हारे पापा या दादा जो थे किस जाति के थे। वो अगले दिन जब हमारे साथ आई तो उसने कई लोगों से बात की, अपने आसपास के जो बिहार से जिनके पूर्वज गए थे, कोई नहीं बता सका कि उनके पूर्वज किस जाति के हैं। वो लड़की को मालूम चला कि हमारी माँ जो थी जादव थी और पापा किसी दूसरी जाति के थे। तो दिनों दिन वहाँ तो मॉरिशस में की बात करें, गुआना भी हम गए थे, उन सब देशों में जो बिहारी गए थे विकसित होते गए और जातीय संस्कृति जो भावना थी वो खत्म होती गई। ये जो जयप्रकाश जी ने कहा 1965 की बात है, जब ब्राह्मण और कायस्थों की कला जो मिथिला पेंटिंग कही जाती थी, उसके रिएक्शन में गोदना कला आई, जिस पर फिल्म बनी। गोदना कला चूँकि उस समय तक बिहार के समाज में, मिथिला के समाज में दलितों को पेंटिंग करने की इजाज़त नहीं थी। 64-65 में जब अकाल पड़ा तो दलित लोग भी सोचे कि जब वो ब्राह्मण और कायस्थ महिलाएं पेंटिंग से पैसा कमाने लगी तो हम क्यों नहीं कमाएं। तो उसमें अभी भी हम लोग के बीच में सीवन पासवान जी मौजूद हैं, पद्मश्री मिला हुआ है, शांति देवी मौजूद हैं पद्मश्री। वो बताती हैं कि जब पहली बार हम लोगों ने, चूँकि मिथिला पेंटिंग का मूल होता है देवी देवता धर्म, तो जब उन लोगों ने पेंटिंग बनानी शुरू की, देखा देखी कि ब्राह्मणों और कायस्थों की देखा देखी, तो इन लोग सब मार पीट के गए। मधुबनी चौक पर, टावर चौक पर इनको सीवन पासवान की पिटाई हुई और भी कई लोग जो थे उनकी पिटाई हुई। तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप एक जर्मन से एक महिला आई थी, एरिका मुजर स्मिथ, मानव शास्त्री थी। उसने कहा कि तुम लोग इस तरह से क्यों झेल रहे हो, तुम क्यों चाहते हो कि देवी देवता का ही पेंटिंग बनाए। तुम्हारे जो शरीर पर, चानो देवी एक दलित महिला कलाकार थी, बहुत नाम नेशनल अवार्ड है, उनको कहा कि तुम्हारे शरीर पर इतना गोदना जो बना हुआ है, टैटू जो बना हुआ है, उसको पेंटिंग में क्यों नहीं लाती हो। तब जाके गोदना, नई पेंटिंग की नई शैली, मिथिला पेंटिंग में एक नई शैली आई गोदना पेंटिंग। तो उस समय की परिस्थिति कुछ अलग थी, लेकिन आज जो है, अब मिथिला में भी हम लोग नियमित रूप से जाते हैं। अब वो जैसे जैसे जातीय दुर्भावना कुछ कम होती जा रही है, तो अब वैसा संकट नहीं है। जो जहाँ है जातीय सीमा से, धर्म से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं। जैसे ये जो तस्वीर लगी हुई है सबसे बाईं तरफ, रोजा लग्जमबर्ग की है, तो बड़ी दिलचस्प बात कहती थी कि पूंजीवाद तब तक खुद को सस्टेन नहीं कर सकता जब तक गैर पूंजीवादी या पिछड़े प्रदेशों को वो अपने में समाहित नहीं कर ले। तो रूल वही है कि जब तक वो ध्वंस नहीं होगा, जैसे पिछड़े प्रदेशों का, गैर पूंजीवादी प्रदेशों का जनजीवन का, उसी कला संस्कृति का भी
पूरा लोक संस्कृति बची रहती है तो ही विरोध भी होता है, प्रतिरोध भी होता है। और ये बहुत सी, देखिए पिछले साल को लगता है 8-10 साल पहले जर्मनी का कल्चर मिनिस्टर आया था भारत में, बड़ी अच्छी बात बोला, लेकिन 90% जो इमेजेस हैं जो तैर रहे हैं वो अमेरिकन इमेजेस हैं, ब्रिटिश इमेजेस हैं, आपके इमेजेस नहीं हैं। बच्चा सबको देखते हैं स्पाइडरमैन, हैरी पॉटर, एक कहाँ इंग्लैंड का, एक अमेरिका का, जितनी सब कहानियाँ पढ़ता है सब ये जो गेम्स देखता है, तो इस तरीके से बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से, ताकि कल्चर का मोनोपोलाइजेशन हो जाए, वो जैसे एक मार्केट बन जाए, और अपनी लोक संस्कृति में जो प्रतिरोध की ताकत है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, उसको नष्ट करना चाहिए। यही रोज़ा कहती थी और वही आज हम लोग संस्कृति के क्षेत्र में देख रहे हैं। भिखारी ठाकुर का ये है, वो कहता था कि रात भर नाच देखता था भिखारी का, तो उसको वहाँ का सब मालिक सब था फैक्ट्री तब कलकत्ता का, बहुत बुरा लगता था कि सब मजदूरी करने नहीं आता। तो उसने पुलिस में शिकायत की, तो बोला कि अरे ऐसी बात है। तो उसने थानेदार ने बुलाया भिखारी ठाकुर को और अपने थाने में मंचन हुआ विदेशिया का। थानेदार जब देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ, और वो भी अपने देश लौटना चाहता है, परदेश लौटना चाहता है, अपने गांव लौटना चाहता है। वहीं से प्रतिरोध भी आता है, और जो पूरा जो रूलिंग क्लास का भी वही, इसलिए उसी को नष्ट करना चाहता है। यही पॉलिटिक्स है और इसी को थोड़ा सा ख्याल रखिए। और फिल्मों की बात की तो देखिए, फिल्म निर्माता जो हैं वो पूरा तरह से व्यापारी होते हैं, उनको पैसा कमाना है। एक दो फिल्मों का नाम लिया संयोग से, एक दो दुर्भाग्य से उसके निर्माता भी बिहारी हैं और अपने बिहार को बेचे हैं, अपने बिहार का जो हिस्सा है उसको बेचे हैं, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि जो बिहार से जो गए हैं बाहर, चाहे मनोज तिवारी की बात करें, पंकज त्रिपाठी की बात करें, तो उनमें जो बिहारीपन है और जो बिहार के प्रति कभी समय समय पर जो प्रेम दिखाते हैं। मैं एक घटना से अपनी बात समाप्त करूंगा कि कुछ साल पहले जब हम बिहार खादी बोर्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर थे, तो हमें लगा कि बिहार की खादी को प्रमोट करने के लिए एक घटना, जो बड़े एक्टर हो जाते हैं उनके मन में भी बिहार के प्रति क्या लगाव है, वो उस घटना से स्मरण होगा कि हमें लगा कि बिहार की खादी को प्रमोट करना चाहिए देश विदेश में। एक ऐसा कोई एम्बेसडर खोजे, ब्रांड एम्बेसडर, जो बिहार की खादी का प्रचार करे। कई नाम आए, उसमें एक नाम मुझे जो लगा जचा, पंकज त्रिपाठी जी का। हमको लगा कि पंकज त्रिपाठी जी को हम ब्रांड एम्बेसडर बना लें, उनका व्यक्तित्व चरित्र सब मिलता है जो खादी के अनुरूप है। हमने अपने विभाग में बात की और 1 साल का बजट हमने 25 लाख रुपए सैंक्शन कराया विभाग में कि हम ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाना चाहते हैं। 25 लाख रुपए एक मान के हम चल रहे थे कि इतना में हो जाएगा। 25 सैंक्शन भी हो गया। हमने पंकज त्रिपाठी जी को भाया मीडिया किस तरह से उनको कांटेक्ट किया, फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हैं। हम बताए, अपना परिचय दिए कि हम बिहार खादी बोर्ड से हैं, हम चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो बोले कि बातचीत में एक भोजपुरिया दूसरे भोजपुरिया को समझ जाता है, वो तुरंत पकड़ लिए कि भोजपुरिया है। उन्होंने हमसे भोजपुरी में बात करनी शुरू कर दी और कहा कि आप किस लिए आना चाहते हैं। मैंने कहा कि इस तरह का हमने एक स्कीम प्रोजेक्ट सैंक्शन करा है, आपको चाहते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर बिहार की खादी का प्रचार कीजिए। तो उनका जो जवाब था वो ज़्यादा प्रासंगिक है। बोले कि अशोक जी, अब मैं आपको बॉम्बे नहीं बुलाऊंगा, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। एक तो बात बिहार की है और दूसरी बात खादी की है, और उसके बाद आप हमें ऑफर दे रहे हैं पैसे का, मैं एक पैसा नहीं लूँगा। बिहार की खादी का जो भी आपको ऑडियो वीडियो बनवाना है, आप सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए और हम इधर से बना के भेजेंगे। और जब तक हम वहाँ खादी बोर्ड में रहे CEO, वो सालों वीडियो ऑडियो बना के भेजते रहे, एक पैसा उन्होंने नहीं लिया। तो ऐसे कलाकार जो बिहार से जो बाहर जाके एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रहे हैं, बिहार के प्रति उनके अंदर जो भावना है वो तो सचमुच हम लोग को संजोने लायक है।